वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में, यानी पेपर वन। किसका पेपर वन? शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का। किस वर्ष का? तो बीए द्वितीय वर्ष का, यानी बीए सेकेंड ईयर का। बीए सेकेंड ईयर यानी बीए द्वितीय वर्ष, शिक्षा शास्त्र पेपर वन यानी पेपर एक। न्यू सिलेबस 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पेपर का एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। सेकंड पेपर क्या होता है? सवाल यहीं पर ये उठता है कि सेकंड पेपर का क्या नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड पेपर का नाम है थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। इसका मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसका क्या मतलब होगा, प्रश्न ये भी उठता है। तो हिंदी में द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग। ठीक, तो शिक्षा में विचारधारा देखेंगे एवं उनका प्रयोग देखेंगे, विचारधाराओं में। साथ ही साथ यहाँ पे दर्शन, शिक्षा दर्शन को दूसरे पेपर में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि पहले पेपर में आपको शिक्षा मनोविज्ञान पर ज़्यादा फोकस करनी होती है। आप पुस्तक ले सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक पुस्तक आती है, शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, डॉक्टर श्रीधर पांडे जी की है। इस पुस्तक को आप ले लीजिए, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पुस्तक नहीं खरीद सकते तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट पर कंप्लीट होगा। तो आप बस आपको बने रहना हमारे साथ लगातार, और नोटिफिकेशन आपको एकदम से बिल्कुल उस पर एकदम से चढ़े रहना नोटिफिकेशन पे कि तुरंत आए तुरंत देखिए वीडियो। ठीक, फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करे होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करा करिए, कमेंट जो कुछ समझ में नहीं आए बातें कमेंट करा करिए। इससे संबंधित तमाम सारे वीडियो मतलब 6-7 5 या 6 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, 5-6 चैप्टर के। उसको देख लीजिएगा, इसके बाद में इसी प्रकार से आता रहेगा। मैंने सोचा, आप कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सिलेबस बताइए सर, तो सिलेबस आपके सामने मैं ला दिया हूँ। तो आप जो है अंग्रेजी के छात्र हैं, मतलब अंग्रेजी में अगर अध्ययन करते हैं तो आपके लिए भी सिलेबस इंपॉर्टेंट है, और हिंदी में अगर है तो हिंदी के लिए भी। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे आपके सामने सिलेबस की स्लाइड प्रस्तुत है। आपका सिलेबस इकाई 4 में, मतलब 4 इकाइयों में विभाजित होता है, यानी डियर आर डिवाइडेड पार्ट ऑफ 4। आपका जो सिलेबस होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। वो 4 भाग इकाइयों के रूप में आपके सामने आते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 इकाई होंगी, कुछ में मतलब इस तरीके से अपनी अपनी यूनिवर्सिटी डिवाइड करती हैं कि कितनी इकाई में किसको करना है, कितने चैप्टर बनाना। बाकी मुद्दे, समस्याएं और सारी बातें जो प्रॉब्लम ये सारी होती हैं कि जो इकाई 1 में 2 में यही सारी चीज़ें दी होंगी। मतलब जो मटेरियल होगा, जो कंटेंट होंगे इसके, यानी विषय वस्तु जो होगी, लगभग सेम ही यूनिवर्सिटी रखते हैं। हिंदी की और अंग्रेजी की साहित्य में बात करें तो इसमें चेंज करता है। ठीक है, कि जैसे जयशंकर प्रसाद की किसी में आपके कामायनी का सर्ग शामिल है, किसी में आपका दूसरे का शामिल कर दिया। ठीक है, किसी में कुछ शामिल कर दिया, किसी में कुछ शामिल, लेकिन कभी भी वही सेम रहते हैं, कभी भी सेम रहेंगे। जो द्रुत पाठ में है उसको मूल पाठ में कर देंगे, किसी में जो मूल पाठ में है जो द्रुत पाठ में कर देंगे। मतलब यही सब सेम होता है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में अधिकतर सेम ही कंडीशन रखते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन वगैरह में जो है सेम ही होता है, क्योंकि इसमें निश्चित सिलेबस होता है। ठीक, तो उसी सिलेबस के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, उससे संबंधित ये लेक्चर होगा। एक बार जरूर मैं कहूंगा कि अपनी यूनिवर्सिटी से इसको मिला लीजिएगा, टॉपिक नोट कर लीजिएगा। ओके, बात करते हैं इकाई 1 की, यानी यूनिट 1 की। यूनिट 1 देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में सारी बातें लिखी, मैं इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँ, जिससे इंग्लिश और हिंदी के दोनों प्रकार के स्टूडेंट इस बात को समझ सके। देखिए, इकाई 1 यूनिट 1, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले पेपर का क्या नाम है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या परिभाषा होती है, क्या मीनिंग होती है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसको देखेंगे। मतलब वही है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसकी प्रकृति। तो इसका कहने का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी नेचर मतलब प्रकृति होता है, और डेफिनेशन मतलब परिभाषा होता है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, साइकोलॉजी मतलब आपका होता है क्या? मनोविज्ञान। ठीक, तो आप मनोविज्ञान की भी परिभाषा देखेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। रिलेक्शन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बीच में, मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको देखेंगे। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच हम अंतर संबंध को देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन, उसकी उन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। साथ ही साथ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी, तो यही है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में अंतर संबंध। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किसके परिप्रेक्ष्य में? तो फॉर अ टीचर
एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, ठीक है, क्या महत्व होता है उसका, साथ ही साथ बालक के रूप में भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है। वैसे बालक में ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, जब टीचर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े हुए होता है, इसलिए जब आप टेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है किसी बालक को समझाने में, कौन सा बालक संवेगात्मक बालक है, कौन सा बालक आपका जो है प्रतिभाशाली है, कौन सा मंद बुद्धि का है, कौन सा जो है रचनात्मक बालक है। तमाम प्रकार के बालक होते हैं, उनको समझने के लिए आपको मनोविज्ञान से यानी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना अति आवश्यक होता है। इसलिए टेट वगैरह के सिलेबस में आपको शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक, तो समझ में आया कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक टीचर के लिए क्या उपयोगी चीजें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है टीचर के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं, मेथड देखेंगे यानी इसकी विधियां देखेंगे। मेथड किसकी, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को देखेंगे। जैसे पहली विधि आपकी है इंट्रोस्पेक्शन। क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्ममंथन वाली विधि, आत्मविश्लेषण यानी अपने विचारों का जिसमें परीक्षण हम करते हैं, ठीक है, खूब गहन अध्ययन करते हैं, उसमें अपने विचारों पर मंथन करते हैं अपने विचारों का, तो वही होता है इंटरस्पेक्शन। ठीक है, इंटरस्पेक्शन मतलब होता है आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है एक क्या, आत्मनिरीक्षण। उसके बाद में आत्मनिरीक्षण के बाद में हम क्या समझेंगे, आत्मनिरीक्षण के बाद में हम समझेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी मतलब होता है मित्रों अवलोकन या निगरानी रखना किसी चीज पर। ठीक है, तो अवलोकन या निगरानी रखना इसका मतलब होता है। तो दूसरी विधि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो अवलोकन करना या निगरानी रखना। ठीक, इसको हम समझेंगे अवलोकन क्या होता है, निगरानी क्या होता है। ठीक, एक ही है। अगला है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है प्रयोगात्मक। क्या होता है, प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक कुछ विधियां हैं उसको देखेंगे, यानी अवलोकनात्मक विधि, उसके बाद में जो है आत्म विश्लेषणात्मक विधि, अवलोकनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, इन सभी विधियों को चलते हुए हम केस स्टडी भी करेंगे। केस स्टडी मतलब क्या होता है, जो इससे संबंधित मामले होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ मामले होते हैं, नहीं कुछ मैटर होते हैं, उनको देखेंगे हम। तो केस स्टडी मतलब होता है मैटर। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या मामले इससे संबंधित हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इकाई 1 यहीं पे आपके समाप्त होती है, इकाई 2 पर चर्चा करते हैं। इकाई 2 देखिए मित्रों, इकाई 2 के अंतर्गत आपका पूछा था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की क्या कॉन्सेप्ट, अधिगम की अवधारणा। अधिगम क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। जब किसी चीज को हमारे अंदर सीखने की कला होती है, और इसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं या फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो चैप्टर अगर हम अच्छे तरीके से सीख गए तो अधिगम आपका मजबूत है। आपकी अधिगम की प्रक्रिया वही सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो वही होता है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अब अंग्रेजी में लर्निंग लिखा है तो समझ में आ जाएगा कि लर्निंग अध्ययन करने की जो चीजें होती हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, लर्निंग पढ़ने वाली। ठीक है, याद, लर्न मतलब क्या होता है, याद। ठीक है, तो और लेकिन अधिगम आप हिंदी शब्द है वो समझी में रहेगा आपको, तो सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उसको समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ अधिगम। ठीक है, उसके बाद में उसकी थ्योरी समझेंगे, यानी उसकी जो थ्योरी जो होती है, यानी जो सिद्धांत होते हैं इससे संबंधित अधिगम के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि सिद्धांत जो है लर्निंग कंडीशनल सेंटेंस रिफ्ले, जैसे कि लर्निंग कंडीशनल मतलब, जो कंडीशनल मतलब क्या होता है आपका, तो कंडीशनल मतलब सिचुएशन, मतलब एकदम से बोल सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। अब इसको हम बात करते हैं, इससे संबंधित जो है रिफ्लेक्सिव थ्योरी आती है। थ्योरी मतलब होता है प्रतिवर्त सिद्धांत। तो कंडीशनल प्रतिवर्त सिद्धांत होता जो है पारिस्थितिक परिवर्त सिद्धांत। तो परिवर्त सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो थ्योरी ऑफ ट्रायल और एरर के बारे में हम चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ ट्रायल और एरर क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग होती है सीखने के नियम होते हैं। ठीक है, सॉरी सीखने के नियम। ठीक, सॉरी सीखने के नियम नहीं, एक मिनट। ट्रायल मतलब क्या होता है यार, परीक्षण करना। ठीक है, एरर मतलब क्या होता है, त्रुटि। तो परीक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी का मतलब क्या होता है, इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी का मतलब क्या होता है मित्रों, सॉरी इनसाइट थ्योरी लिखा है कहीं पे, इनसाइट थ्योरी, हाँ इनसाइट थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनसाइट थ्योरी जो है उसको दिया था, किसने दिया था, तो इसको दिया था वॉल्फगैंग कोहलर महोदय ने। किसने दिया था, वॉल्फगैंग कोहलर महोदय ने। और इसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत।
तो इससे संबंधित जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी सीखने से संबंधित है इनसाइट थ्योरी, इसको देखेंगे 1920 ईस्वी में आया। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत भी देखा, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन। रोल ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, यहाँ पे देखिए रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग वाज लर्निंग, यानी क्या भूमिका होती है। रोल मतलब भूमिका, मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा, ठीक। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। लर्निंग मतलब होता है सीखने की कला, सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम, ठीक है। तो लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने के नियम देखेंगे जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ठीक है। तो क्या भूमिका होती है मोटिवेशन में, प्रेरणा में, किसकी, तो किसकी मतलब प्रेरणा की क्या भूमिका होती है किसमें, सीखने के नियम में। सीखने के नियम में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत डिफरेंस देखेंगे हम। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत डिफरेंस यानी व्यक्तिगत अंतर देखेंगे किसके किसके बीच में, और इंडिविजुअल डिफरेंस देखेंगे, और क्या देखेंगे, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत डिफरेंस देखेंगे कि व्यक्तियों में किस प्रकार से विभेद होता है, किस प्रकार से भेद होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग होता है, इस मुद्दे को समझेंगे। साथ ही साथ उनके अंदर जो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है यानी एजु मतलब शिक्षा, शैक्षणिक महत्व है, शैक्षणिक योग्यता है, वो व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार से अलग अलग है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी जो कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा होता है, आप मतलब काकी के, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धि। तो बुद्धि का सिद्धांत हम देखेंगे, बुद्धि देखेंगे कि बुद्धिमत्ता के क्या सिद्धांत होते हैं, जैसे कि। और उसके बाद में हम क्या देखेंगे, आईक्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे, आईक्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। तो आईक्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे। आईक्यू मतलब क्या होता है, कहते नहीं है कि आईक्यू बहुत आपका धीमा है, आईक्यू बहुत तेज है, ठीक है, बच्चे के पास बहुत ज्यादा आईक्यू है। आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट कोसेंट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोसेंट, मतलब बुद्धि लब्धि। हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंट कोसेंट व्यक्ति के अंदर कितना होता है, यानी बुद्धि लब्धि, आईक्यू जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी, बुद्धि लब्धि वही होता है। तो बुद्धि लब्धि को देखेंगे किसके परिप्रेक्ष्य में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, तो भावात्मक बुद्धिमत्ता देखेंगे, ठीक है। तो भावात्मक बुद्धिमत्ता किसकी है यानी, और उसके साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या देखेंगे, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा देखेंगे। बुद्धि लब्धि की अवधारणा के बाद में हम जो है संवेगात्मक जो है या फिर भावात्मक, इमोशनल मतलब होता है संवेगात्मक या भावात्मक, तो संवेगात्मक या भावात्मक इंटेलिजेंस, सॉरी इम्पोर्ट क्या देखेंगे, इंटेलिजेंस देखेंगे। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता या बुद्धि। तो बुद्धि के हम जो है इमोशनल पक्ष को देखेंगे यानी भावात्मक पक्ष को देखेंगे कि भाव को किस प्रकार से बुद्धि कंट्रोल करती है या फिर उसको किस प्रकार से मतलब मैनेज करती है, ठीक। एंड EQ डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स डिटर्मिनेट्स, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम उसके बाद में, EQ देखेंगे। EQ का मतलब क्या होता है, EQ का हिंदी मीनिंग होता है इमोशनल कोसेंट। EQ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इमोशनल कोसेंट यानी भावात्मक भाव। तो भावात्मक भाव जो होते हैं उनमें ये जो होता है उसमें जो व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, तो जो EQ डेफिनेशंस होती हैं यानी हम भावात्मक भाव की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्सनालिटी देखेंगे यानी व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व का विकास देखेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व के चरण देखेंगे यानी डिटर्मिनेट्स देखेंगे, उसके किस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास होता है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इकाई 4 आती है, इकाई 4 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, मेंटल हेल्थ देखेंगे। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसकी मीनिंग देखेंगे, ठीक है। उसके बेस देखेंगे, बेस ऑफ प्रमोटिंग यानी उसके जो रास्ते होते हैं, कौन से रास्ते, उसको विकास करने मतलब उसको बढ़ाने के, ठीक है। तो प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ देखेंगे यानी किस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, यानी उसको एक दिशा प्रदान करते हैं मेंटल हेल्थ के मतलब को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से जो है चीजें होती हैं, यानी पदोन्नति प्रोन्नत कैसे होता है, प्रमोट कैसे होती हैं वो, ठीक है।
तो बेजाब यानी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा कौन कौन सी चीजें देखी उनको हम देखेंगे, सिंपल सा अपनी भाषा में समझो। तो मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, उसका हम अर्थ देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है, क्या होता है, उसको पूरा हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। उसके बाद में एजुकेशनल ऑफ इमोश एक्सपेरिमेंट सॉरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम एजुकेशन के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कुछ अपवादित छात्र होते हैं, कुछ अपवादित बच्चे होते हैं, उनको देखेंगे शिक्षा के संबंध में। यानी शिक्षा में कुछ अपवाद स्वरूप लड़के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा जानकारी होती है कुछ लोगों बच्चे को, कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि और मतलब थोड़ा और उससे कम सीखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम से मंद बुद्धि के होते हैं, जिनको पढ़ाते रहो समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं। ठीक, तो 3-4 प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको देखेंगे। जैसे कि गिफ्टेड, यहाँ पे लिखा है गिफ्टेड मतलब होता है प्रतिभाशाली स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में क्रिएटिव बच्चों के बारे में, क्रिएटिव बच्चों का मतलब होता है रचनात्मक छात्र होते हैं कुछ, ठीक है, कि कुछ उनको कलात्मक चीजें पता होती हैं, मतलब कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ रचनात्मक होते हैं, कुछ बैकवर्ड होते हैं। तो बैकवर्ड में मंद बुद्धि, पिछड़े हुए जो छात्र होते हैं, ठीक है, तो जिनकी बुद्धि कम होती, बुद्धि लब्धि कम होती है, तो मंद बुद्धि देखेंगे, रचनात्मक स्टूडेंट को देखेंगे, प्रतिभाशाली। इन सभी के बीच में हम कोरिलेशन देखेंगे, जो है अंतर संबंध भी देखेंगे, सारी चीजें हम समझेंगे। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हम समझ लेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने समझा कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो कुल मिलाकर के जो दैनिक जीवन में जो हम सारी चीजें घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी बातें इसी के अंतर्गत समझते हैं। जैसे इसी पेपर के अंतर्गत आप ये भी देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो कितने महीने में बोलना सीखता है, कितने महीने में सांप को सांप समझने लगता है, कितने महीने में सारी चीजें बोलने लगता है, कितने महीने में पानी के लिए मम बोलेगा, कितने दिन में ये सारी चीजें करेगा, मतलब तमाम प्रकार की क्रियाएं इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इससे संबंधित वीडियो लेक्चर अपलोडेड है जो है यूट्यूब चैनल पे हमारे, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों इसका पेपर 2, जिसके थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।